जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन के यूजेस के बारे में पढ़ा कि नाउन के क्या क्या कार्य हैं। आइए एक बार उसको मैं क्विक रिव्यू करा देता हूं, क्योंकि पिछले क्लास में थोड़ा इंटरप्शन हो जाने की वजह से पिछला वीडियो मैंने छोटा बनाया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को क्विक रिवाइज करा के फिर आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ नाउन और आगे नाउन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो आपको याद होगा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाउन के यूजेज में जो सबसे पहला यूज होता है वो सब्जेक्ट के रूप में होता है। नाउन का काम सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना होता है, ठीक है। हालांकि अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है कि सेंटेंस में अगर कोई नाउन सब्जेक्ट बना है या कोई प्रनाउन सब्जेक्ट बना है तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा नाउन सब्जेक्ट है और कौन सा नाउन ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना एक अलग चीज है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी नाउन के यूजेस कि नाउन का काम क्या होता है। तो नाउन का काम सब्जेक्ट बनना होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो शब्द वाक्य के एक्शन को करता है या जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और हमने बताया था कि वर्ब जो होता है वो अलग अलग कार्य करता है, एक्शन बताता है, स्टेट बताता है और पोजीशन बताता है। तो जो एक्शन को करता है वो सब्जेक्ट होता है और पोजीशन और स्टेट वाले सेंटेंस में हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है और एक्शन बता रहा है, सॉरी मतलब एक्शन बता रहा है और ट्रांजिटिव है, तो उसके साथ जो नाउन प्रोनाउन आता है वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर नॉन एक्शन वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद आने वाले जो नाउन प्रोनाउंस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट की तरह। फिर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कि किसी भी सेंटेंस में जो नाउन का प्लेस होता है वो या तो वर्ब के पहले होता है या वर्ब के बाद होता है या प्रीपोजिशन के बाद होता है। तो वर्ब के पहले वाला वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब के बाद वाला नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट पढ़ा था हमने एज अ कॉम्प्लीमेंट। जब भी किसी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, नॉन एक्शन सेंटेंस होता है या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब आता है, तो उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। और कॉम्प्लीमेंट का काम होता है वाक्य के अर्थ को पूरा करना। ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एक्शन को रिसीव करता है। लेकिन जब सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा होता है तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। फिर हम लोगों ने आखिरी पढ़ा था नाउन का यूज एडजेक्टिव के रूप में। हम सब जानते हैं कि जब दो नाउन कंसेक्यूटिवली एक साथ आते हैं और दोनों मिलकर कोई नया शब्द नहीं बनाते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का ही काम करता है। हाँ, हम लोग आगे पढ़ेंगे एक टर्म होता है कंपाउंड नाउन, जिसमें दो नाउन्स या दो अलग अलग वर्ड्स मिलके कंपाउंड वर्ड बन जाते हैं और वो नाउन का काम करते हैं, इसलिए उन्हें कंपाउंड नाउन कहा जाता है। ये हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको फास्ट वे में इतना याद दिला दिया कि देखिए पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था और कहाँ पे छोड़ा था, ठीक है। लास्ट हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था पॉसिबली। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ नाउन। ध्यान से देख लीजिए, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। देखिए आप सब जानते हैं जैसे कोई चीज अलग अलग रूपों में पाया जाता है। हमने नाउन होता क्या है, उसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि नाउन कैसा दिखता है, उसको कितने फॉर्म्स में बदला जा सकता है या उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले नंबर के आधार पर, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस, डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैं बस और बस बेसिक के बारे में बता रहा हूँ। मैंने पहले भी बोला कि ये बेसिक सीरीज चल रहा है, तो पॉसिबली ये या इसके बाद वाला वीडियो इसका आखिरी वीडियो होगा, ठीक है। जब हम लोग डिटेल वाले में जाएंगे पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करने के बाद, तब आप लोगों को मैं इसके सारे रूल्स और एरर्स सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो देखिए, किसी भी नाउन को अगर वो नाउन काउंटेबल है तो उसे सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि उनका कोई प्लुरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे नाउन्स जिनके पहले 1 2 3 4 जैसी संख्या सूचक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे 1 पेन, 1 बोर्ड, 1 मैन, 1 बॉय, 1 गर्ल लगा सकते हैं। उसी तरीके से 2 पेन्स, 2 बोर्ड्स, 2 बॉयज, 2 गर्ल्स, 5 बसेज, 3 कार्स, ये सब यूज कर सकते हैं। तो किसी भी नाउन को उसकी संख्या के आधार पर सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में बांटा जाता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है कि नाउन को नंबर के आधार पर दो फॉर्म्स में लिखा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर और प्लुरल।
आइए थोड़ा सा इसका झलक मैं आप लोगों को दिखा दूं, फिर उसके बाद जब नाउन एंड नंबर जेंडर केस पढ़ाएंगे। देखिए इसमें भी दो तरीके की चीजें हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो नाउन एंड नंबर जेंडर केस जो होते हैं वो बेसिक लेवल के भी हो सकते हैं और एडवांस लेवल के भी। एडवांस लेवल में उसके यूजेस को हम लोग पढ़ते हैं, तो बेसिक लेवल में मैं आपको नाउन का पर्सन जेंडर केस भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि ये वीडियो या इसका अगला वीडियो या प्रोबेबली एक और, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द वीडियो, हम लोग ये तय करेंगे कि हम इसे 2 वीडियो में समाप्त करें या 3 में। तो पर्सन जेंडर केस ये नंबर ये सारी चीजें मैं ऑलमोस्ट एक एक वीडियो में आप लोगों को पढ़ा दूंगा बेसिक लेवल का, फिर एडवांस लेवल पढ़ेंगे हम लोग। आइए देखिए, तो सबसे पहले हमने कहा कि फॉर्म्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो पहले आप इसको जान लीजिए फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो एक हो गया नंबर के आधार पर, मतलब किसी भी नाउन को उसकी संख्या के आधार पर 2 फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। जैसे मान लीजिए एक लड़का है तो अ बॉय, 2 लड़के हैं तो 2 बॉयज, एक कलम है तो अ पेन, 2 कलम है तो 2 पेन्स, एक आदमी है तो अ मैन, 2 आदमी है तो 2 मेन, ठीक है। एक व्यक्ति है अ पर्सन, 5 लोग हैं 5 पीपल, ठीक है। एक औरत है अ वुमन, एक से ज्यादा औरतें हैं, मान लीजिए 5 औरतें 5 विमेन, ठीक है। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक दांत अ टीथ, अ टूथ, 24 दांत 24 टीथ। तो किसी नाउन में एस लगाते हैं, किसी नाउन में ईएस लगाते हैं, किसी नाउन को दूसरे तरीके से प्लुरल बना के हम लोग उसको 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू जेंडर। एक बात समझिए, अगर कोई व्यक्ति नाउन है तो वो व्यक्ति स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम स्त्री की बात करते हैं तो उसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं, पुरुष की बात करते हैं तो मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अगर कोई ऐसे नाउन की बात करें जो स्त्री पुरुष दोनों, जैसे टीचर, एडवोकेट, ड्राइवर, ये सब क्या है, ये ऐसे नाउन्स हैं जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और इसके बाद मैं बात करूं बोर्ड, पेन, चेयर, टेबल, मोबाइल फोन, कैमरा, कंप्यूटर, क्या ये आदमी है? नहीं ना। तो नाउन को जेंडर के बेसिस पर 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, मैस्कुलिन मेल के लिए, फेमिनिन फीमेल के लिए, कॉमन जो मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रोफेशन के नाम हो गए, स्टूडेंट हो गया। इसके अलावा न्यूटर जो ना तो मेल है ना तो फीमेल है ना ही लिविंग है, मतलब नॉन लिविंग चीजें और जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं, या ऐसे जीव जंतु जिनका जेंडर आइडेंटिफाई करना इजी नहीं है या पॉसिबल नहीं है, उन्हें हम लोग न्यूटर जेंडर में रखते हैं, ठीक है। तो जेंडर के आधार पर भी नाउन को 4 फॉर्म्स में बांटा गया है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बस आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि किसी भी नाउन को हम लोग नंबर के आधार पर 2 भागों में, सिंगुलर प्लुरल, और जेंडर के आधार पर 4 भागों में, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलिन मैंने बताया मेल को कहते हैं, फेमिनिन फीमेल को कहते हैं, कॉमन का मतलब होता है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता हो, और न्यूटर जो नॉन लिविंग हो या ऐसे छोटे जीव जंतु जिसका जेंडर आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ना हो या बहुत ईजी ना हो। तीसरे नंबर पर आता है केस। ये नाउन के वर्क के आधार पर, अगर नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस, पोजेशन बता रहा है तो पॉजेसिव केस। आप समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा राम्स ब्रदर, तो ब्रदर क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर राम्स क्या है, पॉजेसिव केस वाला नाउन है। तो जब आप एक व्यक्ति या वस्तु का अधिकार दूसरे व्यक्ति वस्तु पर दिखाते हैं तो जिसका अधिकार दिखाया जाता है वो हमेशा पॉजेसिव केस में लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन के आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर कहने का मतलब, अगर नाउन कोई सिंगल वर्ड या किसी का नाम हो, राम, मोहन, श्याम, रीता, गीता, सीता, तो ये हम लोग क्या कहेंगे इसको, वर्ड। लेकिन वही 2-3 शब्दों से मिलकर बना हो, लेकिन उस 2-3 शब्दों में कोई सब्जेक्ट वर्ब ना हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो एक नाउन फ्रेज है। अब फ्रेज जो होते हैं, अगर नाउन का काम कर रहे होते हैं तो नाउन फ्रेज कहलाते हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं, और एडवर्ब का काम कर रहे होते हैं तो एडवर्ब फ्रेज कहलाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जरूरी नहीं है कि वो नाउन ही होंगे, वो उनके यूज पर निर्भर करता है कि सेंटेंस में वो किस काम के लिए यूज किए गए हैं। उसी तरीके से नाउन क्लॉज, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कहा कि एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब सब है, लेकिन वो किसी दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे आई नो दैट ही इज इल, मुझे पता है कि वो बीमार है, तो दैट ही इज इल एक नाउन क्लॉज है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस को दैट ही इज इल इज नोन टू मी, वो बीमार है ये मुझे पता है, तो ये हमने सब्जेक्ट की तरह यूज कर लिया।
तो कई बार सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड में कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है तो उसे फ्रेज की कैटेगरी में रखते हैं, अगर उस ग्रुप ऑफ वर्ड में कोई सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो उसे क्लॉज की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है उनके वर्क पर कि वो सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब किसका काम कर रहे हैं। हम लोग जब भविष्य में कंजंक्शन पढ़ेंगे, फिर कंजंक्शन के यूजेस के बाद हम लोग सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो संभवतः इसके बारे में आपको विशेष जानकारी मिलेगी। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी एक सेंटेंस मास्टर क्लास नाम का वीडियो बनाया जिसमें वर्ड, फ्रेज, क्लॉज को काफी अच्छे से और सेंटेंस को भी काफी अच्छे से डिटेल में बताया गया है। तो आप वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद नंबर आता है इन्फिनिटिव और जीरंड। देखिए वर्ब का 2+V1 फॉर्म, जिसे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, उसका यूज भी नाउन की तरह होता है। इवन वर्ब का ING फॉर्म, जिसे जीरंड कहते हैं, उसका भी यूज नाउन की तरह होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, एक बार फिर से एक नजर देख लीजिए फॉर्म्स ऑफ नाउन में क्या है। फॉर्म्स ऑफ नाउन सिंगुलर फॉर्म और प्लुरल फॉर्म। इसके बाद वो जो नंबर के बेसिस पर हो गया, जेंडर के बेस पर मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर फॉर्म हो गए। इसके बाद केस, नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट का काम करे तो, ऑब्जेक्टिव जब ऑब्जेक्ट का काम करे तो, पॉजिटिव जब अधिकार बताए तो, और एक मैंने अभी बताया नहीं आपको, वोकेटिव के, जब हम किसी को संबोधित करते हैं, संबोधन कारक। राम यहाँ आओ राम, तो हम लोग उसको राम कह के मेरे मित्र यहाँ आओ मेरे मित्र, तो मैंने मेरे मित्र कह के पुकारा। तो जो कह के पुकारते हैं वो नाउन वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक में गिना जाता है। वैसे हिंदी में अलग अलग कारक की संख्या अलग है, लेकिन अंग्रेजी में ये 4 ही होते हैं, ठीक है। कारक को इंग्लिश में केस कहते हैं। तो आप सब जानते हैं नंबर को वचन कहते हैं, जैसे हिंदी में एक वचन, बहुवचन होते हैं, ठीक है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। इंग्लिश में सिंगुलर और प्लुरल होते हैं। उसी तरीके से जेंडर, हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है केवल, ठीक है। ऐसे तो अगर अंग्रेजी से तुलना किया जाए तो उसमें भी उभयलिंग और नपुंसकलिंग, कॉमन जेंडर को उभयलिंग कहा जाता है और न्यूट्रल जेंडर को नपुंसकलिंग कहा जाता है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ही विभाजित किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी की तुलना में उसे उभयलिंग और नपुंसकलिंग भी कहा जाता है। और केस के आधार पर हमने पढ़ा कर्ता ने, कर्म को, करण से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं इनको हम लोग केस कहते हैं। और फॉर्मेशन के आधार पर कि नाउन कैसा दिख रहा है। कोई सिंगल वर्ड किसी चीज का नाम है तो वर्ड में गिना जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड है तो क्लॉज और फ्रेज में गिना जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कि उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब है कि नहीं। उसके अलावा इन्फिनिटिव और जीरंड जो कि वर्ब की तरह दिखते हैं लेकिन काम नाउन का करते हैं, तो इन्हें हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं, ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा। तो अब ये जो चीजें आपको मैंने बताई, इसमें सिंगुलर प्लुरल के रूल्स मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। जैसे सिंगुलर प्लुरल का रूल क्या होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एस लगता है, जैसे बॉय में एस लग गया, गर्ल में एस लग गया, टेबल में एस लग गया। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें ES लगता है, जिसमें मैंगो में ES लग गया, ठीक है। बेबी में कुछ में वाई को हटा के आई करके ES लगाते हैं, बेबी में बेबीज हो गया, स्टोरी में स्टोरीज हो गया, ठीक है। कुछ में ऐसे होते हैं जिसमें भी ES देते हैं, वाइफ का वाइफ्स हो गया, लीफ का लीव्स हो गया, नाइफ का नाइफ्स हो गया। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें SES कुछ नहीं लगता है, ठीक है, जैसे ऑक्स का ऑक्सन हो गया, ठीक है, मैन का मैन हो गया, माउस का माइस हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग नाउन एंड नंबर, जब हम लोग जिस दिन वीडियो पढ़ेंगे उसमें नाउन एंड नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि फॉर्म्स ऑफ नाउन में इतने तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक संकेत है आप लोगों के लिए कि इतनी तरीके के नाउन्स होते हैं और इन्हें आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से मेरे सारे वीडियोस देख रहे हैं बेसिक क्लास 1 से, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैंने बीच में एक वर्ड ऑर्डर का वीडियो बनाया हुआ था जिसको मैंने इस सीरीज का पार्ट नहीं बनाया था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देनी थी जो मैं फिर एक बार जब नाउन पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होगा तो मैं फिर वर्ड ऑर्डर से कंटिन्यू करूंगा, तो फिर वहां पर इसकी चर्चा होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट है कंपाउंड नाउन। मैंने अभी आपको बताया कि कंपाउंड नाउन होता है। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर मैं लिखूं क्रिकेट प्लेयर, देखिएगा ध्यान से, क्रिकेट प्लेयर, तो क्या क्रिकेट और प्लेयर मिलकर कोई नया शब्द बन रहा है? नहीं ना। अच्छा, मैंने कहा फुटबॉल प्लेयर, क्या फुटबॉल और प्लेयर मिलकर कोई नया शब्द बन रहा है? नहीं, ये वही शब्द है। मैं प्लेयर की बात कर रहा हूं, बस क्रिकेट उसको डिफाइन कर रहा है कि लड़का क्रिकेट खेलता है या लड़की क्रिकेट खेलती है। फिर यहां पर भी फुटबॉल को कि वो खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट का है या फुटबॉल का है। उसी तरीके से मान लीजिए मैं और कुछ और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने कहा हॉर्स रेस और मैंने कहा कार रेस,
अब एक बात बताइए, रेस का मतलब क्या होता है? दौड़। हॉर्स रेस का मतलब क्या होता है? जिसमें घोड़े दौड़ते हैं। कार रेस का मतलब क्या होता है? जिसमें कार दौड़ती है। अब एक बात बताइए, हॉर्स, कार, रेस तीनों नाउन है, लेकिन इस सिचुएशन में नाउन कौन है? मैं रेस देखने जा रहा हूं कि हॉर्स देखने जा रहा हूं? मैं रेस देखने जा रहा हूं जिसमें हॉर्स दौड़ेंगे। मैं रेस देखने जा रहा हूं कि कार देखने जा रहा हूं? मैं रेस देखने जा रहा हूं जिसमें कारें दौड़ती हैं। इसका मतलब यह है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको सेंटेंस में कोई दो नाउन एक साथ मिलेंगे जिसमें पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं लिखूं फादर इन लॉ? मैं क्या होगा जब मैं लिखूं स्टेप फादर? क्या होगा जब मैं लिखूं सन इन लॉ? क्या होगा जब मैं लिखूं स्टेप सन? क्या होगा जब मैं लिखूं एडॉप्टेड सन? एक बात समझिए, आप एक चीज बताइए, फादर का मतलब तो पिता होता है, लेकिन फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये तीन अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ एक नया शब्द है जिसका अर्थ होता है ससुर। स्टेप फादर्स, इस ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, इसका अर्थ क्या होता है? सौतेला पिता, सन इन लॉ दामाद, स्टेप सन सौतेला बेटा, एडॉप्टेड सन दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है? गोद लिया हुआ बेटा। तो एक बात जरा सोचिए, इनमें जितने भी शब्द मिले हैं, दो या तीन, ये सारे शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही ये शब्द आपस में मिलते हैं ये नए शब्द को बना देते हैं। अगर मैं विज्ञान की भाषा में कहूं तो आप लोग मिश्रण और यौगिक के बारे में जानते हैं, मिक्सचर एंड कंपाउंड। अगर मैं चीनी और पानी को मिलाता हूं तो वो एक घोल तैयार होता है, एक सॉल्यूशन तैयार होता है, लेकिन क्या कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है? कोई नया सबस्टांस बनता है? नहीं ना। वहां पे अगर हम चाहें तो इजीली इवेपोरेट करके पानी को अलग कर सकते हैं और चीनी को अलग कर सकते हैं या नमक को अलग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये महज एक मिश्रण है। लेकिन अगर मैं कहूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अगर आप मिलाते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? चीनी या ग्लूकोज बनता है। ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग एसिड और ऑक्साइड्स वगैरह बनाए जाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, तो ये कंपाउंड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक नए पदार्थ को जन्म देते हैं जिनका गुण नया होता है, जिनका नाम नया होता है, जिनको इसी तरीके से छान के और इवेपोरेट करके आप अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से फादर एक अलग अलग शब्द है, इन एक अलग शब्द है, लॉ एक अलग शब्द है, लेकिन तीनों को मिला दिया गया तो एक नए शब्द का निर्माण हो गया। यहाँ पर ना तो फादर, ना इन, ना लॉ, तीनों में से किसी का अर्थ नहीं मिल रहा है। तीनों का अर्थ गायब होकर एक नया अर्थ आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि या तो एकदम से नया अर्थ हो जाएगा या फिर थोड़ा अर्थ में मॉडिफिकेशन हो जाएगा और एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। आइए एक दो और चीजें मैं दिखाता हूँ। अच्छा बताइए, टूथ का मतलब क्या होता है? टूथ मतलब दांत, और ब्रश का मतलब क्या होता है? साफ करना। लेकिन अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? टूथ ब्रश, यानी दांत साफ करने वाला। अच्छा, बेड का मतलब क्या होता है? बेड मतलब बिस्तर। रूम का मतलब क्या होता है? कमरा। लेकिन बेडरूम का मतलब क्या होता है? सोने वाला कमरा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, वॉशिंग का मतलब क्या होता है? वॉशिंग मतलब धोना। मशीन, मशीन का मतलब क्या होता है? यंत्र। लेकिन वॉशिंग मशीन का मतलब क्या होता है? कपड़ा धोने वाला मशीन। तो इसका मतलब ये है कि आप ये जो जितना भी देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो शब्द बने हैं, ये दो अलग अलग शब्दों या दो से अधिक अलग अलग शब्दों से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए इन्हें हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। जबकि इसके ठीक पहले जो आपने पढ़ा था नाउन एज एन एडजेक्टिव, उसमें दो शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को कि नए शब्द के निर्माण में और नाउन एज एन एडजेक्टिव में फर्क क्या है। तो आप इसको अर्थ के आधार पर देखिए कि अलग अलग अर्थ क्या दे रहा है और मिल के अर्थ क्या दे रहा है। क्या मिल के कोई नया शब्द बना रहा है तो वो कंपाउंड नाउन है, लेकिन अगर मिल के नया शब्द नहीं दे रहा तो कंपाउंड नाउन नहीं है। और एक चीज और आपको पता होगा कि ज्यादातर कंपाउंड नाउन में जो शब्द है उनके बीच में हाइफन दिया होता है। ज्यादातर, सारे में नहीं दिया रहता, लेकिन ज्यादातर शब्दों में या तो हाइफन होता है या तो फिर वो दोनों मिलके नजदीक हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, हेड मास्टर। अब एक बात बताइए, हेड का मतलब सिर भी हो सकता है, मुख्य भी हो सकता है, और मास्टर का मतलब मालिक भी हो सकता है
और शिक्षक भी हो सकता है। लेकिन हेड मास्टर का मतलब क्या होता है? प्रधानाध्यापक। यानी दो अलग अलग अर्थों वाले शब्द मिलके एक नए अर्थ वाले शब्द का निर्माण कर रहे हैं। क्या यहाँ पर हेड मास्टर के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि हेड वाला सिर वाला मास्टर? नहीं ना। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड नाउन है और जो नाउन एज एन एडजेक्टिव है, इसमें बहुत बारीक फर्क है। उस फर्क को आपको समझना होगा कि अगर कोई नया शब्द नहीं बने बल्कि पहला शब्द दूसरे वाले शब्द की व्याख्या कर रहा हो तो वो नाउन एज एन एडजेक्टिव है। लेकिन अगर दोनों शब्द मिलके किसी एक शब्द का निर्माण करते हैं तो इसे हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्म्स के बारे में पढ़ा कि नाउन कैसा कैसा दिख सकता है, सिंगुलर प्लूरल दिख सकता है, अलग अलग जेंडर अलग अलग केस में दिख सकता है, और वर्ड फ्रेज क्लॉज या फिर वर्बल नाउन यानी इन्फिनिटिव और जीरेंड के रूप में दिख सकता है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बेसिक लेवल में इसको पढ़ना है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं पढ़ा दूं फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन, और देन उसके बाद आप लोगों को कुछ कॉमनली यूज्ड नाउन से मैं परिचित कराऊंगा उसके हिंदी मीनिंग के साथ, ताकि आप लोगों को एक नाउन का एक अच्छा खासा कंसेप्ट पता चल जाए। इसके बाद नाउन एंड नंबर जेंडर केस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को मैं सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स बता दूंगा, फिर जेंडर और उसके केसेस के थोड़े बहुत पॉइंट्स बता दूंगा, ताकि आप लोगों को एक बेसिक लेवल की अगर कोई किताब या जूनियर लेवल की, देखिए मार्केट में अलग अलग किताबें हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से सर्च कर सकते हैं। जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग से अगर हम कोई सफिक्स जोड़ दें या उसके शब्द में कुछ स्पेलिंग में परिवर्तन कर दें तो सेंटेंस नाउन में बदल जाता है, और ज्यादातर टाइम वो नाउन या तो कोई कॉमन नाउन बनता है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सच तो सच्चाई, बूढ़ा तो बुढ़ापा, बहादुर तो बहादुरी। ठीक है, तो जब भी आप किसी शब्द के अंत में कुछ जोड़ते हैं, इवन हिंदी में भी, तो वो एक नए शब्द का निर्माण करता है। वो शब्द अर्थ में भी भिन्न हो सकता है या पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी भिन्न हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। ये देखते हैं, सबसे पहले आपके सामने क्या है? वर्ब। एक्ट का मतलब क्या होता है? कोई कार्य करना, एक्शन कार्य। एडवाइस एस ई है, ये सी ई है। जब भी एडवाइस में एस ई लगा हो यानी वो एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है सलाह देना, जबकि सी हो तो इसका मतलब होता है सलाह। चूज का मतलब होता है चुनना, चॉइस का मतलब होता है चुनाव या पसंद। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना, डिपेंडेंस मतलब निर्भरता, ता लग जाता है तो नाउन बन जाता है। डाई का मतलब होता है मरना, डेथ का मतलब होता है मृत्यु। लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ्टर मतलब हंसी। लूज का मतलब होता है खोना, लॉस का मतलब नुकसान। मूव का मतलब हिलना डुलना चलना, मूवमेंट मतलब हलचल। वार्म का मतलब होता है गर्म, और वार्म का अर्थ होता है गर्मी। तो आप देख सकते हैं कि इधर वर्ब है और इधर नाउन्स बने हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कुछ वर्ड यहां पर भी है। फेल का मतलब होता है असफल होना, फेलियर मतलब असफलता। वेड का मतलब होता है शादी करना, वेडिंग का मतलब होता है शादी विवाह। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, प्रिटेंशन मतलब बहाना, या प्रिटेंड का मतलब दिखावा करने के सेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्सपैंड का मतलब होता है बढ़ाना फैलाना, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। करेक्ट का मतलब होता है सही करना, करेक्शन का मतलब होता है सही सुधार। अब बात करते हैं हम लोग एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना। एम्बिशस मतलब महत्वाकांक्षी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सिकंदर के बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, कि बहुत एम्बिशस था, पूरी दुनिया जीतने चला था। जो आपके अंदर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा होती है तो उसको आप महत्वाकांक्षी हैं। तो एम्बिशस का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी। और एम्बिशन का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षा या लक्ष्य। ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेवरी मतलब बहादुरी। कावर्ड मतलब डरपोक, कावर्डिस मतलब डरपोकपन, गुण अब डरपोक होने वाला। फाल्स मतलब गलत या झूठ, फाल्सूट मतलब। अच्छा एक चीज समझिए, ये एडजेक्टिव वाला है, ये नाउन वाला। कई बार क्या होता है कि दोनों की हिंदी में अंतर नहीं होता है, उपयोग के आधार पर देखा जाता है। ग्रेट मतलब महान, ग्रेटेस्ट मतलब महानता। काइंडनेस, काइंड मतलब दयालु, काइंडनेस मतलब दयालुता। ट्रू मतलब सत्य, ट्रूथ मतलब सत्यता या सच। जेंटल मतलब मनोरम मुलायम सौम्य, जेंटलनेस सौम्यता। जेनरस मतलब उदार, और जेनरसिटी मतलब उदारता। तो अभी आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। इससे पहले हम लोगों ने वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया,
अब हम लोग एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। इसके बाद कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, जैसे चाइल्ड, तो चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, चाइल्डहुड मतलब बचपन। डकैत, अच्छा अंग्रेजी भाषा में दुनिया के कई भाषाओं से शब्दों को एज इट इज जोड़ दिया गया है, ठीक है। रॉबर का मतलब भी डाकू होता है, डकैत का मतलब भी डाकू होता है। तो डकैत से डकैती, एनिमी मतलब शत्रु, तो एनिमिटी शत्रुता, फ्रेंड का मतलब मित्र, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, स्लेव का मतलब गुलाम, स्लेवरी मतलब गुलामी, थीफ का मतलब चोर, थेफ्ट मतलब चोरी, फिश का मतलब मछली, और फिशिंग मतलब मछली मारना, ठीक है। अच्छा फिशिंग भी नाउन की तरह यूज होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, मछली मारने वाला कार्य। इन्फेंट मतलब देखिए, एक होता है बच्चा जब जन्म लेता है उसको न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं, लेकिन बच्चा जब कुछ दिन का हो जाता है, मान लीजिए एक आध महीने का हो गया, तो एक आध महीने से लेकर एक आध साल तक के बच्चे को हम लोग इन्फेंट कहते हैं, नवजात शिशु, ठीक है। उसके बाद बेबी, बेबी के बाद और भी एडोलेसेंस, एडोलेसेंट, जो भी एडल्ट, प्री एडल्ट, जो भी होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये कॉमन नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक बार रिव्यू करते हैं हम लोग इसको। देखिए हमने फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने वर्ब से नाउन बनाया, फिर हम लोगों ने एडजेक्टिव से नाउन बनाया, और उसके बाद हम लोगों ने कॉमन नाउन से नाउन बनाया। लेकिन ध्यान रहे, तीनों केस में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, जबकि मैंने नाउन के पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था, पहले या आइडेंटिफिकेशन वाले नाउन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग सफिक्स जोड़ के नाउन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं आगे हम लोगों ने क्या आप लोगों के लिए रखा हुआ है। कलेक्टिव नाउन, इसके बारे में भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब हम लोगों का ग्रुप बना ले, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि दुकान पर आप चलिए, मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को फिर से याद दिला रहा हूं कि सपोज एक लड़का दुकान पर जाता है और वो दुकान पर जाके कहता है अंकल बिस्किट दे दीजिए, तो बिस्किट वो डब्बे में तो रखा नहीं है, बस 4-5 गिन के दे देगा। वो पूछेगा कौन सा दें, तो मान लीजिए आपने कहा ब्रिटानिया दे दीजिए, पार्ले जी दे दीजिए, तो इसका मतलब है कि आपने उसका नाम बताया। तो बिस्किट क्या है? कॉमन नाउन है, और उसका ब्रांड का नेम क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन उसको बिस्किट मिलेगा किस चीज में? पैकेट में। तो वो पैकेट क्या है? कलेक्शन ऑफ बिस्किट्स हैं, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50 की संख्या हो सकती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। बिस्किट जिन चीजों से मिलकर बना होता है वो क्या है? मटेरियल नाउन। और बिस्किट खाने के बाद जो आप फील करते हैं वो क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक चीज ध्यान रखिए कि हम लोग कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स और कलेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में बात करेंगे कि अगर हमने लोगों को जुटाया। अच्छा सोचिए, 10 लोग कहीं खड़े होकर कुछ तमाशा देख रहे हैं, तो क्या है? क्राउड है। वहीं 10 लोग लाठी डंडा लेके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो क्या है? मॉब है। वहीं 10 लोग कहीं बैठ के कोई मैच कार्यक्रम देख रहे हैं, तो क्या है? ऑडियंस है। वहीं 10 लोग जुलूस में जा रहे हैं, तो वो लोग क्या है? कांग्रेस, अगर पूजा पाठ वाले में है या फिर किसी कुछ में, तो अलग अलग जुलूस में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, कहीं कांग्रेगेशन बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है। वहीं 10 लोग अगर बैठ बैठ के अलग अलग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैंड है। अगर वहीं 10 लोग मिलकर चोरी डकैती कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? गैंग है। वहीं 10 लोग मिलकर अगर किसी चीज पे फैसला सुना रहे हैं आपस में डिस्कस करके, तो क्या है? जूरी है। वहीं 10 लोग मिलकर किसी सम्मेलन में किसी चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो क्या है? डेलीगेशन है। इसका मतलब है कि यही 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग का समूह, अगर वही 10 लोग मिलकर किसी चीज की जांच कर रहे हैं, तो वो कमेटी है। वही 10 लोग मिलकर अगर कहीं का नियम कानून तय कर रहे हैं, तो वो क्या है? गवर्नमेंट है। मतलब ये कि अगर लोगों का समूह बना दिया जाए और उनके कार्य अलग अलग कर दिए जाए, तो उन समूह का नाम भी बदल जाएगा। और वही 10 लोग मिलकर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्लास है। तो ग्रुप ऑफ पीपल का जो नाम होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, लेकिन यह निर्भर करता है कि वो किस काम के लिए ग्रुप बनाया गया है। आइए मैं आप लोगों को एक पीडीएफ के माध्यम से इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से कुछ जानकारी दे दूं, ठीक है। आ जाइए, देखिए आपके सामने, पॉसिबली आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। देखिए ऊपर कलेक्टिव टर्म्स लिखे गए हैं, ठीक है। कलेक्टिव टर्म्स मतलब इस तरह बताया गया कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उस तरह बताया गया कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। एक नजर आप लोग देख लीजिए इसको। चलिए, पहला है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब एक बात समझिएगा, सैनिकों के समूह को क्या बोलते हैं?
आर्मी बोलते हैं। उसी तरीके से अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो लोग मिलके, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया जाए तो क्या काम करते हैं उसके आधार पर उनके ग्रुप का नाम रख दिया जाता है। अगर वो सैनिक हैं तो उनके ग्रुप को आर्मी कहते हैं, अगर वो म्यूजिशियंस हैं तो उनके ग्रुप को बैंड कहा जाता है। तो इधर जो आप देख रहे हैं इस तरफ, ये कॉमन नाउन है और उस कॉमन नाउन के ग्रुप का नाम उस तरफ दिया हुआ है। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अध्यक्ष हैं तो उनके समूह को हम लोग बोर्ड कहते हैं। मजिस्ट्रेट हैं तो इनके समूह को हम लोग बेंच कहते हैं। लोगों की भीड़, अब लोगों के समूह को क्राउड, मॉब सब कहते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स दिए गए हैं, फिर आप किताबों से संपर्क करके उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं जब एडवांस लेवल में जाऊंगा तो ऐसे ही बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स आपको बताऊंगा। तो इस तरफ कॉमन नाउन्स और उनके कलेक्शन को। सेलर किसको बोलते हैं? अच्छा देखिए, ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। SAIL, SELL, सेल मतलब बेचना, तो उसमें ER लगा देंगे तो वो सेलर हो जाएगा, विक्रेता। जबकि SAIL सेल क्या होता है? नाव चलाना। तो इसका मतलब क्या होता है? नाविक। तो नाविकों के समूह को क्या बोलते हैं? क्रू। अब सेलर का मतलब ये नहीं कि सब नावें चलाने वाले होते हैं। मान लीजिए एक बड़ी सी जहाज है, उसमें नाविक के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो नाविक का सहयोग करते हैं या जहाज का मेंटेनेंस देखते हैं, तो उनके सबके ग्रुप को हम लोग क्रू कहते हैं। CREW लिखा जाता है क्रू, लेकिन इसको पढ़ा जाता है क्रू। क्रू मेंबर्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हवाई जहाज में या पानी के जहाज में या फिर होटल्स वगैरह में भी, रेस्टोरेंट वगैरह में भी जो लोग का ग्रुप होता है क्रू कहा जाता है। अब देखिए, डेलीगेट्स जो प्रतिनिधि होते हैं उनके ग्रुप को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस ऑफ डेलीगेट्स। आपके सामने मैं हिंदी भी है, अब देख सकते हैं। सैनिकों का समूह, गाने बजाने वालों का समूह, अध्यक्षों का समूह, मजिस्ट्रेटों का समूह, लोगों का समूह या लोगों की भीड़, नाविकों या मल्लाहों का समूह, प्रतिनिधियों का समूह। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, कई सारे नाव के जो नाविक होते हैं उन लोगों के समूह को भी हम लोग क्रू ही कहेंगे। नेक्स्ट क्या है? अ क्रॉप ऑफ वॉलंटियर्स। ठीक है, वॉलंटियर का मतलब क्या होता है? जो अपनी इच्छा से सेवा देते हैं उसे हम लोग वॉलंटियर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेला लगा, कोई बड़ा सा कार्यक्रम हो रहा है और उसमें लोगों की जरूरत है, तो आप कितना पुलिस और कितने पेड लोगों को बुलाएंगे? तो वहां के लड़के, जैसे कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है, कॉलेज के स्टूडेंट्स, कहीं पूजा पाठ, कहीं मेला लग रहा है, तो उस समिति के जो सदस्य होते हैं वो लोग वॉलंटियर का काम करते हैं। या बहुत सारे लोग स्वेच्छा से वॉलंटियर बनाए जाते हैं। NCC के कैडेट्स भी वॉलंटियर के लिए के रूप में यूज किए जाते हैं, जिनका जो लोग स्वेच्छा से सेवा देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कार्यक्रम में, तो उनके स्वेच्छा सैनिकों के समूह को हम लोग कॉप्स कहते हैं, CORPS। एडवाइजर, सलाह देने वाले के समूह को काउंसिल कहते हैं, सलाहकारों का समूह। चोरों या डकैतों के समूह को गैंग कहते हैं। स्कूल के बच्चों या टूरिस्ट लोगों के समूह को गैगल कहा जाता है। स्कूली बच्चों या टूरिस्ट लोगों के समूह को गैगल कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, आप लोग इसको आप लोग चाहे तो लिख के या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। होस्ट ऑफ एंजल्स, देवदूतों का समूह। स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स, नौकरों का समूह या फिर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनका समूह। और टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के समूह को टीम कहा जाता है। और ट्रुप ऑफ गेस्ट्स, जो गेस्ट होते हैं, अतिथि होते हैं, उनके समूह। मान लीजिए 4-5 लोग आपके घर अतिथि बन के आ जाए तो उनको ट्रुप कहेंगे। तो अभी तक आपने देखा व्यक्तियों के समूह को। व्यक्तियों के समूह को किस नामों से जाना जाता है, किन किन नामों जाना? अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही नाम, कई जगहों पे थोड़े नाम में डिफरेंस भी आ सकता है। हमें तो जब आप प्रॉपर कलेक्टिव नाउन्स की किताब में अगर पढ़ेंगे, या मतलब नाउन के किताब में प्रॉपरली जो कलेक्टिव नाउन्स के बनाए गए हैं उसमें पढ़ेंगे, तो ज़्यादातर इसमें आपको किताबों में लिटरेचर वगैरह पढ़ते समय या कुछ आप न्यूज़पेपर या कुछ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जब मिल जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे रटने में बहुत सारे वर्ड्स याद होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आप लोग भूल भी जाएंगे। तो कोशिश करना है कि इनको सेंटेंस में या तो यूज करें या फिर कहीं किताब में मिल जाए यूज होते हुए तो उसको अंडरलाइन करें ताकि वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब हम लोग एनिमल्स और बर्ड्स के समूह की बात करेंगे। इसके लिए हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं। देखिए, कॉलोनी ऑफ एंड्स, चींटियों के समूह को कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए क्या है, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चींटियां चल रही हैं तो उनका समूह अलग होता है, एक जगह इकट्ठी हैं तो उनका समूह अलग होता है। ठीक है, तो अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ संकेत के रूप में मैंने आप लोगों को बताया कि इनके समूह को ये कहा जाता है, लेकिन कई बार आपको मिल जाएगा कि उसके डिफरेंट वर्ड्स भी होंगे। ठीक है, अब देखिए एंटीलोप, एंटीलोप किसको बोलते हैं? 12 सिंगा, जो हिरन की तरह दिखता है लेकिन उसके सिंग 12 होते हैं, तो उसको हम लोग एंटीलोप कहते हैं। तो हर्ड, लेकिन जरूरी केवल हर्ड के लिए ही नहीं, बहुत सारे मवेशियों के लिए हर्ड ऑफ कैटल भी होता है।
तो बहुत सारे जानवरों के झुंड के लिए हर्ड एक कॉमन कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इसके बाद देखिए एप्स, लंगूरों के समूह को क्या बोलते हैं? श्रीवडनेस। एसेज, गधों के समूह को क्या बोलते हैं? पेस, PACE। बियर्स, भालुओं के समूह को स्ल्यूथ या स्लॉथ भी कहा जाता है। उसके बाद बीज, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ ग्रिस्ट ऑफ बीज, मतलब मधुमक्खियों के समूह को। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पंछियों के झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। देखिए हर्ड मैंने भी बोला था ना। अ हर्ड ऑफ बुफेलोज, भैंसों के समूह को, गायों के समूह को, मवेशियों के समूह को हर्ड कहा जाता है। ब्रूड ऑफ चिकन्स, जो मुर्गियां होती हैं उनके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रूड, ठीक है। चिकन किसको बोला जाता है? मुर्गी के बच्चों को चिकन बोला जाता है। तो एक बात समझ जाइए आप लोग, जब आप लोग इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो ये क्या है? ये कॉमन नाउन है और ये उसके कुछ ग्रुप का, सारे भालुओं को, सारे भैंसों को, सारे को नहीं, उनके कुछ ग्रुप को। मान लीजिए कोई चरवाहा भैंसों को चराने लेके जा रहा है, 10, 20, 50 की संख्या हो सकती है, 5 की संख्या हो सकती है, तो वो क्या है? वो उसका कलेक्टिव नाउन है, उसका जो हर्ड है, ठीक। अब एक बात और समझिए, इस सबके पहले ए क्यों लगा है? तो कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल होते हैं, और यहाँ एक समूह की बात हो रही है। अगर 2 चरवाहे और दोनों के पास 5 या 10 की संख्या में भैंसे हैं और दोनों अपने अपने झुंड को लेके जा रहे हैं, तो 2 हर्ड्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देखिए क्रोज, कौओं के समूह को मर्डर बोला जाता है। अब आप समझो, मर्डर मतलब तो हत्या होता है, लेकिन मर्डर उनके समूह का नाम भी है, एक नाउन भी है, ठीक है। कैटल, जो मवेशी होते हैं, जैसे खास करके वैसे जीव जंतु जो दूध वगैरह देते हैं या दूध देने के लिए उन्हें पाला जाता है, उन्हें हम लोग कैटल कहते हैं। या जिनको चराया जा सकता है उन्हें भी कैटल कहा जाता है। तो ये देखिए, हर्ड ऑफ कैटल, तो कैटल के झुंड को हर्ड कहते हैं। लिटर ऑफ कब्स, देखिए कब्स क्या होता है? शेर के बच्चों को कब कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको यंग वंस का भी दूंगा, मतलब कैसे किसी का मेल को क्या कहते हैं, किसी के फीमेल को क्या कहते हैं, और उसके यंग वंस को क्या कहते हैं। जैसे लॉयन है तो लॉयन का फीमेल लॉयनेस हो गया, तो उसके बच्चों को कब्स कहा गया। फिर उसके ग्रुप को क्या कहा गया, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो मेल, फीमेल या यंग वन के बारे में भी जब हम लोग वर्ड सेक्शन में अभी इस PDF में आगे जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, तो मैं नाउन्स के बारे में और सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं अभी हाल फिलहाल में इसको इंट्रोड्यूस जरूर करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, शेर के बच्चों के समूह को क्या कहते हैं? लिटर। और यहाँ तक कि कुत्ते के बच्चों को समूह को भी लिटर कहा जाता है, लिटर ऑफ पपीज, प्रोबेबली इसमें आपको मिलेगा। देखिए, हिरणों के समूह को भी हर्ड कहते हैं, और कैटल को भी हर्ड कहते हैं, बुफेलो को भी हर्ड कहते हैं, एंटीलोप वाले को भी हर्ड कहते हैं, मैंने आपको बताया था। देखिए, एलिफेंट के समूह को भी हर्ड कहते हैं। फिशेज, मछलियों के समूह को शॉल कहते हैं, SHOAL। फाउल्स, ये जो मुर्गे मुर्गियां होते हैं उनके को पोल्ट्री कहा जाता है, ठीक है। मुर्गे मुर्गियों के समूह को पोल्ट्री कहते हैं, पोल्ट्री फार्म का नाम आपने सुना होगा। बकरियों के समूह को भी देखिए हर्ड कहते हैं। गीज, जो हंस होते हैं उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? गैगल, गैगल ऑफ गीज। अच्छा, गूज सिंगुलर होता है, गीज प्लुरल होता है। तो प्लुरल में इस तरफ आपको सारे नाउन्स प्लुरल में मिलेंगे जो कॉमन नाउन्स हैं, और इस तरफ सारे नाउन सिंगुलर में मिलेंगे क्योंकि उसके साथ AN लगा हुआ है, ठीक है। हाउंड, देखिए शिकारी कुत्तों या भेड़ियों के समूह को हम लोग हाउंड कहते, सॉरी, उनको हम लोग शिकारी कुत्तों को या भेड़ियों को हाउंड कहते हैं। उनके समूह को पैक कहा जाता है, पैक। शेरों के समूह को प्राइड कहा जाता है, बंदरों के समूह को ट्रूप कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ अच्छे से एक बार देख लीजिए कि ये अलग अलग जो नाउन्स हैं, इस तरफ ऑफ के बाद जो नाउन लिखे गए ये प्लुरल कॉमन नाउन्स हैं, और उस तरफ जो है वो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स हैं। इधर ये बता रहा है कि इनकी संख्या 1 से अधिक होगी और उनके समूह को उस नाम से जाना जाएगा, उसके एक समूह को, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बंदरों का समूह, शेरों का समूह, शिकारी कुत्तों का समूह, हंसों का समूह, बकरियों का समूह, मुर्गे मुर्गियों का समूह, मछलियों का समूह, हाथियों का समूह, हिरणों का समूह, शेर के बच्चों का समूह, पशुओं का समूह और कौओं का समूह। चलिए अब फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम लोग ट्रुप ऑफ मंकीज तक थे, तो बंदरों के समूह को ट्रुप कहते हैं। पीजन्स या बर्ड्स, बर्ड्स के लिए भी यूज होता है। फ्लॉक या फ्लाइट, उड़ता हुआ झुंड रहता है तो फ्लाइट या फ्लॉक कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लाइट ऑफ पीजन्स या फ्लॉक ऑफ पीजन्स या फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। लिटर ऑफ पपीज, कुत्ते के बच्चों का समूह। अ फ्लॉक ऑफ शीप, अच्छा देखिए, ये जो भेड़ होते हैं उनके समूह को भी फ्लॉक कहते हैं।
और वेल मछलियां जो कि सबसे बड़ी मछलियां होती हैं उनके समूह को स्कूल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। थिंग्स, ये अभी तक हम लोगों ने जानवरों और पंछियों के बारे में पढ़ा, अब कलेक्शन ऑफ थिंग्स की बात करते हैं। कविताओं के समूह को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, बहुत सारी कविताओं का संग्रह जो होता है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। बैटरी ऑफ गन्स, बहुत सारे बंदूक जो एक जगह रखे रहते हैं, जैसे मान के चलिए 20-20 करके बंदूक या 10-10 करके या 50-50 करके बंदूक एक समूह में रखे गए हैं, तो उनको बैटरी कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बैटरी तो हम लोग मोबाइल में होता है, टॉर्च में होता है, रेडियो में होता है, घर में इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, ये भी बैटरी। तो वो बैटरी सिंगुलर नाउन है, जबकि ये बैटरी उस कलेक्टिव नाउन है, इसके कलेक्शन करना। अच्छा देखिए, कपड़ों या छड़ियों के समूह को बंडल कहा जाता है, बंडल ऑफ क्लॉथ्स या बंडल ऑफ स्टिक्स। तारों या द्वीपों के समूह को क्लस्टर कहा जाता है। सिक्कों के समूह को कलेक्शन कहा जाता है। पेड़ों या झाड़ियों के समूह को क्लंप कहा जाता है। ठीक है, अंडों के समूह को क्लच कहा जाता है, जब एक साथ एक डब्बे में वो अंडे रखे रहते हैं तो उनके समूह को क्लच कहा जाता है। नाव या छोटी जहाजों के समूह को फ्लोटिला कहते हैं, फ्लोटिला। उसी वहीं जबकि बड़ी जहाज में तो पानी का जहाज या कारों के समूह को फ्लीट कहते हैं। देखिए फ्लोटिला और फ्लीट बोलने में थोड़े से मिलते जुलते लग रहे होंगे। औजारों के समूह को सेट कहते हैं, सेट ऑफ टूल्स। और टेबल्स के समूह को नेस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में बहुत सारे टेबल लगा के रखे गए हैं, तो नेस्ट ऑफ टेबल्स। तो आप देख लीजिए इस तरफ ऑफ के बाद कॉमन नाउन है और उनके ग्रुप को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग मैंने अभी आपको क्या बताया, एनिमल्स और उनके मेल फीमेल और उनके यंग वंस की बात करेंगे। हालांकि मैं इसको आगे वाले वीडियो में पढ़ाना चाहता था, लेकिन इसको मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूं, आप लोगों के काम आ जाएगा। ये देखिए एंटीलोप, एंटीलोप मतलब क्या होता है? बारहसिंगा। उसके मेल को बक कहते हैं, फीमेल को डोए कहते हैं और यंग वन को काफ कहते हैं। हालांकि आप लोगों को जब मैं जेंडर पढ़ाऊंगा तो मेल फीमेल यानी मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर आपको पढ़ना है। यंग वन संभवतः उसमें नहीं पढ़ना हो, लेकिन मेल फीमेल तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब देख लीजिए बियर, बियर मतलब भालू। इसके मेल को बोअर, इसके फीमेल को सौ और इसके यंग वंस को कब कहते हैं। अब देखिए लायन वाले को भी कब कहते हैं और बियर वालों को भी कब कहते हैं। अब देखिए कैमल, कैमल मतलब ऊंट। अब इसके मेल को बुल कहते हैं, फीमेल को काऊ कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे करे काऊ मतलब तो हमने गाय पढ़ा है, यहाँ तो ऊंट पढ़ा रहे हैं सर। तो काऊ और बुल जो होते हैं ये कॉमन वर्ड होते हैं बहुत सारे जीवों के लिए। काफ मतलब बछड़ा, गाय के भी बच्चों को काफ कहा जाता है। ठीक है, काऊ काफ, बुल काफ। कैट का मतलब बिल्ली, इसके मेल को कहते हैं टॉम कैट, फीमेल को कहते हैं क्वीन और बच्चे को कहते हैं किटन। चिकन, मुर्गा मुर्गी जो होता है, इसके मेल को कहते हैं कॉक, फीमेल को कहते हैं हेन और चिक यंग वंस को कहते हैं। तो ये समझ लीजिए कॉमन नाउन हो गया, कॉमन वर्ड मतलब इस कॉमन जेंडर समझ लीजिए, और ये उसका मैस्कुलिन जेंडर और ये उसका फेमिनिन जेंडर। यानी ये सारे शब्द ज्यादातर कॉमन जेंडर की तरह यूज किए जाएंगे और ये मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर की तरह यूज करे जाएंगे। अगेन यंग वंस कॉमन जेंडर होंगे, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन। जैसे काफ रहता है तो काऊ काफ, बुल काफ यूज किया जाता है, लेकिन वो हम लोग उसको जेंडर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए डियर, डियर का मतलब क्या होता है जी? हिरन। हिरन के मेल को स्टैग या बक कहा जाता है, ये डिपेंड करता है कि किस प्रजाति का हिरन है। लेकिन उसके फीमेल को डोए कहते हैं और यंग वन को फॉन कहते हैं। तो इतने से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग कॉमन जेंडर वाले नाम, उनके मेल और उनके फीमेल और साथ ही साथ यंग वंस की बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं और इसमें के कितने शब्द बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग खत्म ही कर लेते हैं। एनिमल्स आप देख सकते हैं डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। इसके मेल को भी डॉग कहते हैं लेकिन फीमेल को बिच कहते हैं। ठीक है, और इनके बच्चों को पप या पपी कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है डंकी या एस, गधा। इसके मेल को जैक एस कहते हैं, फीमेल को जेनी एस कहते हैं, और कोल्ट या फॉल इनके यंग वंस को कहते हैं, यानी बच्चों को कहते हैं। डक मतलब बतख, इसका मेल होता है ड्रैक और फीमेल होता है डक, और इनके बच्चों को कहते हैं डकलिंग। इसके बाद नंबर आता है एलिफेंट। देखिए एलिफेंट के भी मेल को बुल कहते हैं, फीमेल को काऊ कहते हैं,
और यंग वंस को काफ कहते हैं। अब आप सोच लीजिए कि कैमल में भी और उसके बाद एलिफेंट में भी, और जो गाय हम लोग पालते हैं वो तो है ही। फॉक्स का मतलब लोमड़ी, इसका मेल फॉक्स, फीमेल विक्सेन, और किट या कब इनके बच्चों को कहा जाता है। इसके बाद गोट मतलब बकरी, बिली गोट, नैनी गोट, बिली गोट मेल, नैनी गोट फीमेल, और किड बच्चे को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गूज, हंस। तो इसका मेल हो गया गैंडर, गूज हो गया फीमेल, और गुजलिंग हो गया इसका यंग वन। नेक्स्ट हॉर्स, घोड़ा, स्टैलियन या हॉर्स भी कहते हैं मेल को, ये ध्यान रखिएगा। मेयर इसका हो गया फीमेल, और कोल्ट और फिली। ठीक है, कोल्ट होता है मेल और फिली होती है फीमेल। यहाँ एम और एफ लिखा गया है, देख लीजिएगा। मेल हॉर्स के तो घोड़े का जो मेल बच्चा होता है उसको कोल्ट कहते हैं, और फीमेल बच्ची को फिली कहते हैं, और घोड़ी को मेयर कहते हैं, घोड़े को स्टैलियन या हॉर्स भी कहते हैं। लायन शेर, लायन इसका मेल हो गया, लायनेस इसका फीमेल हो गया, कब इसका फीमेल, इसका लायनेस हो गया, और बच्चों को कब कहा जाता है। पिग हो गया सुअर, बोअर हो गया इसका मेल, सौ हो गया फीमेल, पिगलेट हो गया इसका बच्चा, रैबिट हो गया खरगोश, इसका बक और डोए। ठीक है, इसके बाद इसके बनी या किटन कहते हैं खरगोश के बच्चों को। शीप हो गया आपका भेड़, रैम, इसको रैम पढ़िएगा, राम मत पढ़िएगा। और ये RAM कैपिटल, रैंडम एक्सेस मेमोरी वाला रैम भी नहीं है, और राम भगवान राम वाला भी राम नहीं है, इसको रैम पढ़ते हैं। और इसके फीमेल को कहते हैं ईव, और लैम्ब कहते हैं इसके बच्चे को। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है स्वान, हंस। इसके मेल को कहते हैं कॉब, पेन कहते हैं इसके फीमेल को, और सिग्नेट कहते हैं इसके बच्चे को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये यंग वंस और मेल और फीमेल के बारे में समझ में आया, जो कि नाउन ही है सारे के सारे। तो हम फिर आगे प्रयास करेंगे आपको नाउन के बारे में और सारी चीज़ें बताएं, साथ ही साथ नंबर, जेंडर, पर्सन, केस भी पढ़ाएं। ठीक है, ताकि नाउन का जो बेसिक पार्ट है वो खत्म हो जाए। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक नाउन के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी, और आगे बचे हुए 1-2 वीडियोज़ में मैं बाकी सारी चीज़ें, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, पॉसिबली अगर एक वीडियो में एक टॉपिक पॉसिबल होगा तो एक ही, अगर एक से ज़्यादा पॉसिबल होगा तो एक से ज़्यादा टॉपिक पढ़ा के आप लोगों को मैं जल्दी ही बेसिक्स ऑफ नाउन कंप्लीट करूंगा। बेसिक्स ऑफ नाउन कंप्लीट होने के बाद उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस 1-2 वीडियो में बनाए जाएंगे, देन प्रोनाउन शुरू किया जाएगा। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कितना भी रूल पढ़ लीजिए कोई फायदा नहीं है। जब प्रैक्टिस होगा तभी आप क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे दिमाग में कितना है, और या हमें कितने रिविजन की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।